हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ हमारा यह 11वां पार्ट और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत को एक मेगा बायोडाइवर्सिटी राष्ट्र क्यों कहा गया है। इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो स्टूडेंट्स कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी है तो इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। भारत एक मेगा बायोडाइवर्सिटी राष्ट्र, इंडिया अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन क्यों है? जैव विविधता के मामले में भारत देश विश्व में कौन से स्थान पर है? और यह वीडियो आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भारत को आखिरकार इन शब्दों से क्यों नवाजा गया है। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो विविधता भारत में भारी भौगोलिक एवं जलवायु में पाई जाती है। भौगोलिक विविधता के कारण भारत के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों में विविधता पाई जाती है। भारत में एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका तीनों ही प्रकार की जीव जातियां पाई जाती है। जैविक विविधता में भारत का विश्व में 12वां स्थान है। हमारे भारत देश में दोस्तों 3 महाद्वीप की विविधता पाई जाती है। एक तो हमारा एशिया, इसके अलावा यूरोप तथा अफ्रीका, तीनों ही प्रकार की जीव जातियां हमारे भारत देश में पाई जाती है। और जैविक विविधता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैविक विविधता के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? बायोडाइवर्सिटी के मामले में हमारा भारत देश विश्व में 12वें स्थान पर है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। भारत एक उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट है। भारत में पुरानी दुनिया के लिए अफ्रीका के लकड़बग्गा, चिंकारा, यूरोपीय भेड़िए, जंगली बकरी तथा कश्मीरी स्टेग, दक्षिण पूर्वी एशिया के हाथी, गिब्बन आदि पाए जाते हैं। बहुत से महाद्वीप में जो पशु या पक्षी देखने को मिलते हैं वो सिर्फ अकेले भारत में ही देखने को मिलेंगे। देखो, भारत एक उपमहाद्वीप है। भारत में पुरानी दुनिया के लिए अफ्रीका के लकड़बग्गा, चिंकारा, यूरोपीय भेड़िए, जंगली बकरी तथा कश्मीरी स्टेग, दक्षिण पूर्वी एशिया के हाथी, गिब्बन आदि हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। भारत के जैविक विविधता में काले रंग के भालू, एक सींग वाला गेंडा हमारे असम राज्य के कौन से काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलेगा। तो हमारे भारत देश के जैविक विविधता में काले रंग के भालू, एक सींग वाला गेंडा, हिरन तथा नाना प्रकार के सांप सम्मिलित है और मुख्य चिड़ियों में मोर तथा सारस भी सम्मिलित है। विश्व वनस्पति जगत की बात करें तो विश्व वनस्पति जगत के 2.5 लाख जीव जातियों में से 15,000 प्रकार के पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं। पूरे विश्व में वनस्पति जगत की विविधता देखें तो 2.5 लाख जीव जातियां हैं। इनमें से अकेले भारत देश में 15,000 प्रकार के पेड़ पौधे हैं। और पशु पक्षियों की बात करें तो 15 लाख जीव जातियों में से 75,000 जीव जातियां भारत देश में पाई जाती है। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो कि वनस्पति जगत में 2.5 लाख जीव जातियों में से 15,000 प्रकार के पेड़ पौधे भारत देश में पाए जाते हैं और पशु पक्षियों की 15 लाख जीव जातियों में से 75,000 जीव जातियां हमारे भारत देश में पाई जाती है। आंसर बताइए। विश्व वनस्पति जगत के 2.5 लाख जीव जातियों में से कितने प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत देश में पाए जाते हैं? तो पूरे विश्व में वनस्पति जगत की 2.5 लाख जीव जातियों में से भारत देश में 15,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। यद्यपि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% फैला हुआ है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत देश 2.4% कवर करता है। फिर भी विश्व के 5.7% जीव जंतु तथा 11% पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा भारत का, फिर भी विश्व के 5.7% जीव जंतु
तथा 11% पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं। भारत में 350 प्रकार के पक्षी, 453 रेंगने वाली जीव जातियां पाई जाती है। इनके अतिरिक्त 50,000 प्रकार के कीड़े मकोड़े और 13,000 प्रकार की तितलियां तथा पतंगे भारत देश में पाए जाते हैं। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो हमारा भारत देश विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% कवर करता है। सही आंसर ऑप्शन ए। एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल वनस्पति के 18% वृक्ष जातियां देशज मूल है। फूल वाले पौधों में अधिकतर देशज है। बहुत से जल थलीय देशज मूल के हैं। भारत के 153 प्रकार की छिपकलियां भारत देश में पाई जाती है। कितनी? 153 प्रकार की छिपकलियां यानी कि लिजर्ड्स पाई जाती है, जिनमें से 50% देशज मूल की है और बहुत जल प्राणी भी देशज मूल के हैं। यानी कि भारत देश में जो प्राणी या पक्षी या कोई ऐसे जलीय प्राणी भारत देश में ही उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम देशज कह सकते हैं। तो एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल वनस्पति के 18% वृक्ष जातियां देशज मूल की है। फूल वाले पौधों में अधिकतर देशज है। बहुत से जल थलीय देशज मूल के हैं। भारत में 153 प्रकार की छिपकलियां पाई जाती है, जिनमें से 50% देशज मूल की है। बहुत जल प्राणी भी देशज मूल के हैं। आंसर बताइए। एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल वनस्पति के कितने प्रतिशत वृक्ष जातियां देशज मूल के हैं? तो एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल वनस्पति के तकरीबन 18% वृक्ष जातियां देशज मूल है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और प्राकृतिक वनस्पति तथा जंगली जानवरों के अतिरिक्त भारत की कृषि में नाना प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भारत में 30,000 से लेकर 50,000 प्रकार की अनाज की फसलें, क्या हमारे भारत देश में 30,000 से लेकर 50,000 प्रकार की अनाज की फसलें, घास, फूल, सब्जियां तथा मेवे उगाई जाती है। भारत के प्राणी जगत एवं वनस्पति में सबसे अधिक विविधता उत्तर पूर्व के राज्यों में पाई जाती है। यह फैक्ट याद रखना कि भारत के प्राणी जगत एवं वनस्पति में सबसे अधिक विविधता उत्तर पूर्व के राज्यों में पाई जाती है। यानी कि हमारे जो 7 सिस्टर्स राज्य है, वहां पर प्राणी जगत एवं वनस्पति को लेकर भारी विविधता देखने को मिलेंगी। तो याद रखना, प्राकृतिक वनस्पति तथा जंगली जानवरों के अतिरिक्त भारत की कृषि में नाना प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भारत में 30,000 से लेकर 50,000 प्रकार की अनाज की फसलें, घास, फूल, सब्जियां तथा मेवे उगाई जाती है। भारत के प्राणी जगत एवं वनस्पति में सबसे अधिक विविधता उत्तर पूर्व के राज्यों में पाई जाती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के प्राणी जगत एवं वनस्पति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत के प्राणी जगत एवं वनस्पति में सबसे अधिक विविधता 7 सिस्टर्स राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पाई जाती है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व के राज्यों में। भारत में गाय की 27 नस्लें भारतीय मूल की है। 40 नस्लें भेड़े, 22 प्रकार की बकरियां तथा 8 प्रकार की भैंसों की नस्लें भारत देश में पाई जाती है। इनमें से बहुत सी गाय की नस्लें समाप्त हो रही है, जिसका मुख्य कारण क्या है? भारत में विदेशी मूल की गाय पालने पर बल देना। हमारे भारत देश के जो भी भारतीय मूल की गाय की नस्लें हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उनके पीछे की वजह है भारत में विदेशी मूल की गाय पालने पर बल देना। देखो, भारत में गाय की 27 नस्लें भारतीय मूल की है, 40 नस्लें भेड़े, 22 प्रकार की बकरियां तथा 8 प्रकार की भैंसों की नस्लें पाई जाती है। इनमें से बहुत सी गाय की नस्लें समाप्त हो रही है, जिसका मुख्य कारण भारत में विदेशी मूल की गाय पालने पर बल देना है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में गाय में एक वायरस फैला था जिसका नाम है लंपी। याद है ना? लंपी वायरस फैलने की वजह से लाखों की तादाद में गायों की मौत हो चुकी है हमारे भारत देश में। ओके, बहुत से क्षेत्रों में विशेषकर पर्वतीय ठंडे भागों में जर्सी तथा हॉल्स्टीन नस्ल की यूरोपीय गायों को पालने पर प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे भारत देश में जो हिमालयी क्षेत्र है, खास तौर पर हिमालय के अगल बगल में जो राज्य स्थित है, वहां पर आपको जर्सी तथा हॉल्स्टीन नस्ल की यूरोपीय गायें देखने को मिलेंगी। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जर्सी तथा हॉल्स्टीन निम्न में से किस पशु की नस्ल है? हमारे भारत देश में जर्सी तथा हॉल्स्टीन यह गाय की नस्लें है।
और खास तौर पर जो ठंडे क्षेत्र है वहां पर यह नस्लें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप जो भी क्षेत्र में निवास करते हैं वहां कौन कौन सी प्रजाति या नस्ल की गाय, भैंस या बकरी या भेड़ देखने को मिलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मुर्गी की भी कई सारी नस्लें हमारे भारत देश में पाई जाती है, तो आपको नस्ल का नाम बताना है और वो कौन से पशु से संबंधित है। ओके, वृक्षारोपण में विदेशी मूल के यूकेलिप्टस तथा पॉपुलर वृक्षों को अधिक अपनाया जा रहा है। धीरे धीरे देशी मूल के पेड़ पौधों का ह्रास हो रहा है। भारत में पक्षियों तथा हवा में उड़ने वाली जीवों की बहुतायत है। केवल दक्षिण अमेरिका में ही भारत से अधिक प्रकार के परिंदे तथा पतंगे पाए जाते हैं। पूरे विश्व में दक्षिण अमेरिका में ही भारत से अधिक प्रकार के परिंदे तथा पतंगे पाए जाते हैं। यानी कि परिंदे और पतंगे की विभिन्नता के मामले में पूरे विश्व में पहले स्थान पर है दक्षिण अमेरिका, दूसरे स्थान पर है हमारा इंडिया। तो याद रखना, वृक्षारोपण में विदेशी मूल के यूकेलिप्टस तथा पॉपुलर वृक्षों को अधिक अपनाया जा रहा है। धीरे धीरे देशी मूल के पेड़ पौधों का ह्रास हो रहा है। भारत में पक्षियों तथा हवा में उड़ने वाले जीवों की भी बहुतायत है। केवल दक्षिण अमेरिका में ही भारत से अधिक प्रकार के परिंदे तथा पतंगे पाए जाते हैं। आंसर बताइए, विश्व में सबसे अधिक प्रकार के परिंदे तथा पतंगे किस देश या महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे अधिक प्रकार के परिंदे या पतंगे दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों, भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश यानी कि बायो जियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारी धरातलीय एवं जलवायु विविधता पाई जाती है। इस भौगोलिक विविधता का भारत के पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पारिस्थितिकी विज्ञान के विशेषज्ञों ने भारत को 10 प्रकार में विभाजित किया है और भारत को किन 10 प्रकारों में विभाजित किया गया है आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से देख लो कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारी धरातलीय एवं जलवायु विविधता पाई जाती है। इस भौगोलिक विविधता का भारत के पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है और पारिस्थितिकी विज्ञान के विशेषज्ञों ने भारत को 10 प्रकार के प्रदेशों में विभाजित किया है। तो भारत को किन किन 10 प्रदेशों में विभाजित किया है? इनमें से पहला प्रकार है भारतीय प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। यह प्रदेश भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। भारत देश के अधिकतर भागों में फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप। आर्कियन युग, क्या आर्कियन पीरियड के बने भारतीय प्रायद्वीप पर लाल, काले तथा भूरे रंग की मृदा पाई जाती है। हमारे भारत देश में लाल, काले तथा भूरे रंग की मृदा पाई जाती है। और इस प्रदेश की प्रमुख वनस्पति में कौन कौन सी वनस्पति शामिल है? तो सागौन, तेंदू, साल, महुआ, शीशम, कटहल, सुपारी, हौलक, ऑर्किड तथा फर्न जैसे पतझड़ वाले वृक्ष सम्मिलित है। किन क्षेत्र में? यह भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में आपको यह वनस्पति देखने को मिलेंगी। सागौन, तेंदू, साल, महुआ, शीशम, कटहल, सुपारी, हौलक, ऑर्किड तथा फर्न जैसी पतझड़ वाली वृक्ष सम्मिलित है। भारत के सबसे अधिक क्षतिग्रस्त वन यानी कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। वनों को काटकर बहुत से वन क्षेत्र को कृषि के अंतर्गत लाया गया है। भारतीय प्रायद्वीप में दोस्तों जहां पर जंगल थे उन्हें काटकर बहुत से वन क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत लाया गया है। किस क्षेत्र में? भारतीय प्रायद्वीप में। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के सबसे अधिक क्षतिग्रस्त वन यानी कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो भारत के सबसे अधिक डिग्रेडेड फॉरेस्ट भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रकार है अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश यानी कि द सेमी एरिड फ्लोरल रीजन। और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश तो जहां पर बारिश कम होगी वहां इस प्रकार का प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। और यहां आप भारत के मैप को देखिए कि कुछ इस प्रकार का हमारा इंडिया का मैप, यहां पर मान लीजिए कि गुजरात है, तो यहां राजस्थान में थार का रेगिस्तान है, वहां पर कम बारिश होती है। उनके ऊपर हरियाणा और पंजाब राज्य है और यहां पर गुजरात, यानी कि यहां कम बारिश होती है। तो आपको अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश इन 4 राज्यों में देखने को मिलेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात प्रांत अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है। इस वनस्पति प्रदेश में बबूल, नीम, खेजरे, कंजू के वृक्ष, कांटेदार झाड़ियां तथा नागफनी के पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
और इस प्रदेश के अधिकतर जंगलों को साफ करके कृषि के अंतर्गत ले लिया गया है। आंसर बताइए, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे बबूल, नीम, खेजरी। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और दोस्तों देवदार, बर्च, लार्च ऐसे वृक्ष हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तीसरा प्रकार है गंगा का मैदान, यानी कि द गंगा प्लेन। लगभग 5000 वर्ष पूर्व गंगा के मैदान में बहुत सी देशज वृक्ष जातियां पाई जाती थी। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए गंगा के मैदान से प्राकृतिक वनस्पति को लगभग साफ कर दिया गया और भूमि को कृषि उपयोग में ले लिया गया। यहाँ गंगा नदी के आसपास दोस्तों जो वन क्षेत्र था उन्हें सभी वनस्पति को साफ कर दिया गया और यह सभी भूमि को कृषि उपयोग में ले लिया गया। एक बार फिर से देख लो कि गंगा का मैदान लगभग 5000 वर्ष पूर्व गंगा के मैदान में बहुत सी देशज वृक्ष जातियां पाई जाती थी। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए गंगा के मैदान से प्राकृतिक वनस्पति को लगभग साफ कर दिया गया और भूमि को कृषि उपयोग में ले लिया गया। गंगा के मैदान में प्रमुख रूप से अर्जुन, शीशम, बरगद, पीपल, महुआ, नीम, जामुन तथा नाना प्रकार की घास पाई जाती है। गंगा के मैदान में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो अर्जुन, शीशम, बरगद, पीपल, महुआ, नीम, जामुन तथा नाना प्रकार की घास पाई जाती है। आंसर बताइए, आंसर बताइए। गंगा के मैदान में कौन से वृक्ष देखने को नहीं मिलते? गंगा के मैदान में कौन से वृक्ष देखने को नहीं मिलते? तो महुआ देखने को मिलेगा, नीम, जामुन, लेकिन देवदार मैंने आपको बताया कि यह हिमालयी क्षेत्र का वृक्ष है, तो हमारा सही आंसर बनेगा देवदार गंगा के मैदान में देखने को नहीं मिलेगा। सही आंसर ऑप्शन डी। चौथा प्रकार है थार मरुस्थल वनस्पति प्रदेश, यानी कि द डेजर्ट फ्लोरल रीजन। अरावली के पश्चिम भाग में फैले हुए थार के मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। अरावली के पश्चिमी भाग में फैले, तो दोस्तों अरावली यहाँ गुजरात से यहाँ दिल्ली तक यह अरावली रीजन है और अरावली रीजन के पश्चिमी भाग में फैले थार के मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, यानी कि जितनी बारिश होती है उनसे ज्यादा तो वाष्पीकरण हो जाता है। इसकी वनस्पति में बबूल, नागफनी तथा विभिन्न प्रकार की घास प्रमुख है। पांचवा प्रकार है हिमालयी वनस्पति प्रदेश, यानी कि द हिमालयन फ्लोरिस्टिक रीजन। हिमालय को वनस्पति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी हिमालय की वनस्पतियां भी अलग प्रकार की है और पूर्वी हिमालय की वनस्पति भी अलग प्रकार की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयी वनस्पति प्रदेश में पश्चिमी हिमालय की। तो पश्चिमी हिमालय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में फैला हुआ है। याद रखना पश्चिमी हिमालय किन किन राज्य या संघ शासित प्रदेश में फैला हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में फैला हुआ है। और यह पश्चिमी हिमालय में कौन कौन सी वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो चीड़, सागौन, रोडेडेंड्रॉन, अमलतास, ऑर्किड, बांस तथा चंपा है। इसके अलावा देवदार, बर्च, लार्च, शाहबलूत, स्यूस, जूनिपर के वृक्ष सम्मिलित है। तो एक बार फिर से देख लो कि पश्चिम हिमालयी क्षेत्र बोले तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र। प्रमुख वनस्पति में चीड़, सागौन, रोडेडेंड्रॉन, अमलतास, ऑर्किड, बांस, चंपा। इसके अलावा देवदार, बर्च, लार्च, शाहबलूत, स्यूस, जूनिपर के वृक्ष सम्मिलित है। आंसर बताइए, पश्चिम हिमालय की प्रमुख वनस्पति में शामिल है क्या? पश्चिम हिमालय की प्रमुख वनस्पति में कौन कौन सी वनस्पति शामिल है? तो यहां पर आपको चीड़, सागौन, अमलतास देखने को मिलेंगे। सही आंसर ऑप्शन डी। अधिक ऊंचाइयों पर घास के हरे भरे चरागाह पाए जाते हैं। यह पश्चिमी हिमालय के जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और लद्दाखी क्षेत्र, यहाँ अधिक ऊंचाइयों पर घास के हरे भरे चरागाह पाए जाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, जिनको कश्मीर में मर्ग अथवा अल्पाइन घास के मैदान कहते हैं। आपने जम्मू कश्मीर के ऐसे बहुत से क्षेत्रों का नाम सुना होगा जिसे गुलमर्ग कहा गया है। तो गुलमर्ग क्षेत्र एक हरा भरा घास का मैदान है। हिमालय के पूर्वी वनस्पति प्रदेश में जलवायु तुलनात्मक रूप से अधिक आर्द्र है क्या?
हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर जलवायु तुलनात्मक रूप से अधिक आर्द्र है। इस प्रदेश में पतझड़ एवं कोणधारी वनों का मिश्रण पाया जाता है। प्रमुख वृक्षों में साल, सागौन, शीशम, बांस, चेड़, देवदार, स्प्रूस तथा फर सम्मिलित है। आंसर बताइए, कोणधारी वन निम्न में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? कोणधारी वन निम्न में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो यह पूर्वी हिमालय का हिस्सा है कोणधारी वन। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। छठा प्रकार है हिमालय पार वनस्पति प्रदेश। इंग्लिश में बोले तो द ट्रांस हिमालयन फ्लोरिस्टिक रीजन। हिमालय पार लद्दाख में ठंडे मरुस्थल जैसी परिस्थिति पाई जाती है। क्या यह जो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है इनका एक प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख में ठंडे मरुस्थल जैसी परिस्थिति पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 20 सीसी से भी कम है तथा शीत ऋतु में कठोर सर्दी पड़ती है यह लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख की खास बात यह कि 20 सीसी से कम बारिश साल भर में और शीत ऋतु में कठोर सर्दी। नदियों के किनारे जहां जल उपलब्ध है चीड़ और कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। विस्तृत भाग में प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है। कहीं कहीं कांटेदार झाड़ियां एवं नागफनी भी देखी जा सकती है। सातवां प्रकार है उत्तर पूर्वी वनस्पति प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन फ्लोरिस्टिक रीजन। यह वनस्पति प्रदेश भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है यानी कि सेवन सिस्टर्स राज्य, सेवन सिस्टर्स स्टेट, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडियन फ्लोरिस्टिक रीजन। और यह प्रदेश में दोस्तों 7 राज्य सम्मिलित है। और यहां पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो बांस, चेड़, साल, सागौन, मग्नोलिया, देवदार, फर तथा सख्त लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। और पर्वत की ऊंचाइयों पर पौष्टिक घास चरागाह यहाँ पर अवस्थित है। क्या पर्वत की अधिक ऊंचाई पर पौष्टिक घास के चरागाह यहाँ पर पाए जाते हैं? आंसर बताइए। औसत वार्षिक वर्षा 20 सीसी से कम है तथा शीत ऋतु में कठोर सर्दी पड़ती है। यह भारत का कौन सा प्रदेश है कि जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 20 सीसी से कम और शीत ऋतु में कठोर सर्दी? तो यह भारत देश का ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय पार वनस्पति प्रदेश। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। 8वां प्रकार है पश्चिम तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल में है। इंडिया के मैप में यदि आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा भारत, यहाँ पर है गुजरात, गुजरात से यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पर छोटा सा राज्य गोवा, यहाँ पर कर्नाटक और यहाँ पर केरल। तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल में है। इस प्रदेश में मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है जिसमें मानसूनी पतझड़ वृक्ष तथा नाना प्रकार की घास और फूलों वाले पौधे सम्मिलित है। 9वां प्रकार है भारतीय द्वीप समूह प्राकृतिक वनस्पति यानी कि इंडियन आइसलैंड फ्लोरिस्टिक रीजन। भारतीय द्वीपों में प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में भारी लकड़ी वाले विषुवत रेखीय वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों पर पत्तों की घनी छतरी पाई जाती है। पेड़ों पर बहुत सी बेलें लिपटी रहती है। यह हम बात कर रहे हैं इंडियन आइसलैंड फ्लोरिस्टिक रीजन की, यानी कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहां कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो भारतीय द्वीपों में प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में भारी लकड़ी वाले विषुवत रेखीय वृक्ष पाए जाते हैं और इन वृक्षों पर पत्तों की घनी छतरी पाई जाती है। पेड़ों पर बहुत सी बेलें लिपटी रहती है। आंसर बताइए। पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पश्चिम तटीय मैदान मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर है तेलंगाना, महाराष्ट्र यहाँ पर और यहाँ पर है गोवा। तो पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आएगा, लेकिन ऑपोजिट में है तेलंगाना। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। 10वां प्रकार है तटीय कच्छ यानी कि मैंग्रोव वनस्पति प्रदेश, कोस्टल मैंग्रोव। मैंग्रोव बड़े आकार की झाड़ियां तथा वृक्ष होते हैं जो सागर के लवणीय जल में उगते हैं। और हमारे भारत देश में लवणीय जल है कच्छ के समुद्री तट में यानी कि अरब सागर के समीप। और दूसरा क्षेत्र है हमारा पूर्वी हिस्सा यानी कि बे ऑफ बंगाल,
जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है, वहां पर आपको मैंग्रोव जंगल देखने को मिलेंगे। और मैंग्रोव जंगल की एक महत्वपूर्ण वनस्पति है सुंदरी वृक्ष। मैंग्रोव बड़े आकार की झाड़ियां तथा वृक्ष होते हैं जो सागर के लवणीय जल में उगते हैं। भारत पूर्वी तटों यानी कि बंगाल की खाड़ी में मैंग्रोव व प्राकृतिक वनस्पति अधिक है, जिसमें सुंदरी वनस्पति महत्वपूर्ण है। सुंदरी के फूल रंग बिरंगे तथा सुंदर होते हैं, जिनसे कपड़ों की रंगाई का काम लिया जाता है। और इन वृक्षों तथा झाड़ियों की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन अभी हमारा यह बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक अधूरा है। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी का यह वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।